नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी की पॉलिटी की ऑनलाइन क्लास में मैं चंद्रमोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे, पिछले वीडियो मैंने आपको दिया था भारतीय नागरिकता के विषय में, जिसमें मैंने बात करी थी भाग 2 आर्टिकल आपके 5 से 11 तक। और आज हम बात करेंगे कुछ अधिनियम की जिसका संबंध सीधे किससे, आपकी नागरिकता से है, कि भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है और नागरिकता कैसे छीनी जाती है। ये सारा आज हम पढ़ेंगे किसमें, आज के अपने इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और जिसने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, नागरिकता का भाग 1 देख लीजिए, ताकि आपके भली भांति रूप से अच्छी तरह से आपको ये वीडियो समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहां पर हम बात करेंगे अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान। पीछे हमने आर्टिकल पढ़े थे जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय पे क्या क्या प्रावधान हुए थे वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत में आप नागरिकता ले सकते हैं, कैसे आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो देखिए, भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए भाग 2 के अतिरिक्त भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया है, जिसे अंतिम बार 2011 और 2015 में संशोधित किया गया था। अब देखिए, इसमें हम यहां पर देखेंगे कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां इस अधिनियम के अंतर्गत बताई गई हैं। तो यहां पर लिखा है वर्तमान में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां हैं। कितनी? 4 विधियां हैं, स्टार बना लीजिए। पहली है जन्म के द्वारा नागरिकता, दूसरा है वंशानुक्रम यानी रक्त संबंध के आधार पर, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, और चौथा है आपका क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा नागरिकता आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए हम चारों विधियों को देखते हैं, इनके विषय में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या इसके तरीके होते हैं और किस प्रकार से नागरिकता इनके द्वारा दी जाती है। तो देखिए, यहां पर पहले हम बात करेंगे आपका जन्म के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे जन्म के द्वारा नागरिकता मिलती है। तो पहला पॉइंट यहां पर है, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व, यानी कि 1 जुलाई 1947 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है, तो वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, 1 जुलाई 1947 को या इसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता क्या हैं? भारत के नागरिक हैं, तो वो बच्चा भी, वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाता है, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, यदि माता पिता भारत के नागरिक हों, अथवा, या फिर इसके बाद दूसरी बात, शर्त यह भी है, अथवा यदि एक अभिभावक भारत का नागरिक हो और दूसरा अभिभावक उसके जन्म के समय गैर कानूनी अप्रवासी ना हो, यानी कि गैर कानूनी रूप से भारत में ना रह रहा हो, तो उस व्यक्ति को भी भारत की क्या मिल जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तरीके थे जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के। दूसरा देखिए, दूसरी विधि क्या है? वंशानुक्रम यानी कि रक्त संबंध के आधार पर किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। तो यहां पर कहा है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो, पीछे हमने बात करी थी जन्म के द्वारा नागरिकता, जिसका जन्म भारत में हुआ है। यहां पर हम बात करेंगे वंशानुक्रम रक्त संबंध के आधार पर उन व्यक्तियों की बात करेंगे जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ है, हमारे भारत देश से बाहर हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ है, तो उसे वंशानुक्रम के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन इसके पीछे शर्त है, और वो शर्त की हम यहां पर बात करते हैं कि वो शर्त, वो नियम क्या है। परंतु शर्त यह होगी कि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, बच्चे का जन्म देश के बाहर हो तो ये यहां पर क्या है, आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि दोनों में से, माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जहां भी उसका जन्म हुआ है, जिस देश में भी उसका जन्म हुआ है, जिस मुल्क में उसका जन्म हुआ है, वहां के भारतीय दूतावास में एक भीतर के अंदर उस बच्चे का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। उस बच्चे के विषय में डिटेल देना, उसको रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है, जिस भी देश में बच्चे का जन्म हुआ उस देश की भारतीय दूतावास में। ठीक है दोस्तों, अगर वहां पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन, बच्चे का पंजीकरण नहीं कराया गया है, अगर भारतीय दूतावास में पंजीकरण नहीं हुआ 1 साल के भीतर, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद भारत सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा वंशानुक्रम यानी रक्त संबंध के आधार पर। आगे बढ़िए और आगे हम बात करते हैं यहां पर आपका पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए, भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी मतलब कि जो गैर कानूनी रूप से ना आया हो, को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन
करने पर नागरिकता दे देगी। यानी कोई व्यक्ति जब आवेदन करेगा भारत सरकार से और वो अपनी इच्छा जताएगा कि मुझे भारत का नागरिक बनना है, और उसके लिए वो क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का इच्छुक होगा, अपने के लिए नागरिकता पाने का इच्छुक होगा, पंजीकरण करवाने का इच्छुक होगा। तो उसके लिए क्या क्या नियम है, यहां पर देखिए, यहां पर क्या क्या नियम, क्या क्या विधियां दी गई हैं। पहली देखिए, पहली बात यहां पर कही गई है, भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से विवाह करने पर उस व्यक्ति को भारतीय मूल के यानी कि उस व्यक्ति से विवाह करना पड़ेगा जिसके पास पहले से भारत की नागरिकता हो। और इसके बाद यहां पर कहा गया है, आवेदन से पूर्व जो व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रहा हो उसे आवेदन करने पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। एक तो आपको भारतीय मूल के व्यक्ति से शादी करनी है और 7 वर्ष तक क्या है, आप भारत में रहे हो। दूसरा फैक्ट यहां पर कहता है, दूसरी विधि कहती है, ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं पर स्वयं भारतीय नागरिक नहीं है, भारतीय मूल के हैं, रहे पैदा मतलब उनकी जो जड़ है, उनकी जड़ भारत है, लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता के आवेदन से पहले 7 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, और लगातार आपको रहना पड़ेगा, यहां पर कुछ महीनों का गैप नहीं देखा जाता है, तो आप 7 वर्ष तक जो भारत में रहना यहां पर अनिवार्य है। और तीसरा ये बोलता है, उन व्यक्तियों के अवयस्क बच्चे यानी कि जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, जो आपका वयस्क नहीं हुए हैं, बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, उनके अवयस्क बच्चे क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। इस पंजीकरण के द्वारा यहां पर बात करी गई है। आगे बढ़ते हैं और चौथी विधि देखते हैं, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा यानी कि बाय एरिया कवरेज। यानी यहां पर देखिए क्या है, यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए तो वहां की जनता को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। सीधी सी बात है, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एरिया जो भारत की क्षेत्रफल के अंदर नहीं आता है, भारत की टेरिटरी के अंदर नहीं आता है, अगर वो क्षेत्र, वो एरिया भारत के क्षेत्र, भारत की टेरिटरी, भारत के अधिकार में आता है, तो वहां के नागरिक ऑटोमेटिक क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक कहलाएंगे। जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, पौंडीचेरी की हमने बात करी थी, पीछे भी अपने वीडियो में मैं इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने यहां पर बात करी थी किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी, और भी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको आप कैप कहते हैं, 2019। इसके विषय में अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें वो अच्छी तरह से इसको और अच्छी तरह से समझाऊंगा, जिसमें एनआरसी वगैरह सबके विषय में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल हम इसका एक सरसरी नजर में इसको देखते हुए चलते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक के विषय में। देखिए, संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैप 2019 पारित किया है। इस विधेयक में याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद पलायन करके भारत आए अल्पसंख्यक, याद रखिए अल्पसंख्यक, जिसमें आपके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, इनको शामिल किया गया है। समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया गया है। याद रखिए, यहां पर कहीं पर भी मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कही है। किसकी, मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कही है। उसका रीजन यह है क्योंकि यहां पर 3 देशों की बात करी गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों के अल्पसंख्यक की बात करी गई है, जहां यानी कि उस समुदाय की बात करी गई है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ही कम क्या है, उनकी प्रतिशतता बहुत ही कम है। देखा जाए अगर दूसरी नजरों में, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुसंख्यक है, इसलिए मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जिसे दूसरे फैक्ट में यह बात करी गई है कि यह मूल रूप से भारत के 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसियों से गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता को आसान बनाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बात करी किस प्रकार से हम नागरिकता प्राप्त करेंगे, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता समाप्ति की 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं अधिनियम 1955 के अनुसार। पहली देखिए, बर्खास्तगी के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है, बर्खास्तगी से कैसे आपकी नागरिकता समाप्त होगी। सिंपल सा याद रखिए, यदि कोई भारतीय नागरिक है जिसके पास नागरिकता भारत की, वो अपनी इच्छा से नागरिकता क्या कर दे, देखिए वो अपनी इच्छा से नागरिकता को समाप्त कर दे, अपनी इच्छा से नागरिकता छोड़ दे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उसको बर्खास्तगी दे दी जाएगी। देखिए क्या लिखा है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। पीछे भी अपने पिछले वीडियो में भाग 1 में इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था पीछे, अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, जिसने नहीं देखा है देकर जाकर देखिए, उसको नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, तब जाके आप एग्जाम में क्या करेंगे, भली भांति रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पीछे मैंने अपने वीडियो में बताया था, मैं हल्का सा वहां पर एक रिव्यू
लेते हुए चलता हूं। मैंने आपसे बोला था भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता रख सकते हैं, इसलिए अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बर्खास्ती के हिसाब के समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, दूसरा कहता है वंचित करने के द्वारा। किसके द्वारा? वंचित करने के द्वारा। यहां पर क्या कहा गया, देखिए, भारत सरकार को निम्न विधियों से नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। नागरिकता को वंचित करने का अधिकार दिया गया है। पहला फैक्ट क्या है इसमें, देखिए, पहला यह कहता है भारतीय नागरिक भारत से लगातार 7 वर्षों से बाहर रह रहा हो, यानी कि आप भारत देश से बाहर रह रहे होंगे लगातार 7 वर्षों से। इसका मतलब कि आप दूसरे देश में रहें, वहां की नागरिकता की ओर को जा रहे हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त कर रखी हो, गैर कानूनी रूप से अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो भैया ये जो है एक अपराध माना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और उसके लिए आपको सजा भी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, यह बहुत बड़ा फैक्ट है। देखिए, अगर आप देश की अस्मिता के खिलाफ, देश के गर्व के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधि कर रहे हैं, जिससे देश के समस्त नागरिकों की जान मान का खतरा हो सकता है, हमारे देश को भारी नुकसान हो सकता है, देश की अस्मिता, देश के सम्मान का सवाल उठता है, यहां पर क्या करा जाएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। और चौथा देखिए, चौथा यह कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान का अनादर करे। देखिए, एक संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है, हमारे लोकतंत्र, हमारा देश, हमारे नागरिक, हमारा समाज, सबकी जड़ जो हमारा संविधान है, अगर आप उस संविधान का ही अनादर कर देंगे और संविधान का आदर नहीं करेंगे तो आपकी नागरिकता क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, संविधान का आदर करना है। संविधान में दिए गए जितने भी लॉ हैं, जितनी भी संविधान में बातें कही गई हैं, उसको दिल में संजो के रखना है और दिमाग में भी संजो के रखना है। आगे देखिए, तीसरा कहता है स्वैच्छिक त्याग, वॉलंटरी सैक्रिफाइस। यदि कोई व्यक्ति जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्वैच्छिक त्याग, अपनी इच्छा से त्याग देना। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग दे तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो हमने बात करी यहां पर नागरिकता कैसे समाप्त करी जाती है, कैसे नागरिकता समाप्त होती है। आगे चलिए बात करते हैं दोहरी नागरिकता की। यहां पर कुछ शब्द हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हुए चलते हैं। पहला यहां पर लिखा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि PIO। अबे PIO योजना है क्या? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किन्हीं और देशों में जाकर बस गए हैं, जिनमें यहां पर 16 निर्दिष्ट देशों की बातें की गई, 16 देशों की बात कही गई है। उन व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान PIO योजना के अंतर्गत किया गया है। मैंने आपसे बोला था भारत में एकल नागरिकता है। यहां पर देखिए, आपको ऐसे नागरिक हैं जिनको नागरिकता दी जा रही है, तो उसकी योजना क्या बनाएगी, उसके लिए योजना बनाई गई है PIO योजना। याद रखने लायक बात यहां पर एक और है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक हैं, उनको ये PIO योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे यहां पर शब्द निकल कर आता है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। यह क्या कहता है, यह योजना क्या है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा ऐसे व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किन्हीं और देशों में, जहां पर सभी देशों की बात करी गई है, जाकर बस गए हैं, उन व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता का प्रावधान OCI कार्ड योजना के तहत किया गया है। याद रखिएगा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2005 में इसकी बात करी गई है। यहां पर भी देखिए, अपवाद क्या है, अपवाद निकल कर आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कुछ दोहरी नागरिकता के प्रावधान की। याद रखिएगा, इस समिति का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रथम बार, मैं आपको बार बार बोलता हूं, जहां पर भी आपको प्रथम बार या अंतिम बार शब्द दिख जाए उसमें स्टार बना लीजिए, उसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। एग्जामिनर आपके एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन उठाकर रखता है। तो LM सिंघवी की समिति की सिफारिश पर पहली बार केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन अधिनियम 2003, याद रख लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। भारतीय नागरिक
केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिक संशोधन 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया था। आपसे पूछा कि इस अधिनियम में प्रावधान किया था दोहरी नागरिकता विदेशी भारतीय नागरिकता का, आप आंसर देंगे नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 की समिति की सिफारिश पे, और आप आंसर देंगे LM सिंघवी की समिति की सिफारिश पर। देखिए इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर किसी भी अन्य देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या 1950 के बाद, 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र कहलाया था, तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व या 1950 के बाद वे नागरिक सम्मिलित हैं जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो याद रखने वाली बात, पहली बार विदेशी भारतीय नागरिकता की प्रावधान किसमें आया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 समिति LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, और यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली बार सर्वप्रथम 26 जनवरी 2006 को निर्वित रॉय को प्रथम OCI कार्ड प्रदान किया गया था। ये निर्वित रॉय पहले व्यक्ति थे जिनको सबसे पहली बार OCI कार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे कहते हैं, देखिए ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन उठता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधानों को पुनः संशोधित किया गया। भारत सरकार द्वारा नई योजना विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से शुरू कर दी गई। अब देखिए नई योजना का नाम क्या आ गया है? योजना का नाम आ गया है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यहां पर देखिए जो हमने पीछे PIO फॉर्म पढ़ा और OCI कार्ड पढ़ा, यानी कि PIO कार्ड और OCI कार्ड पढ़ा था, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्ड और OCI कार्ड जो योजना थी, इन दोनों योजनाओं को विलय कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया और एक नई योजना निकाल के लाए, भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर योजना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने बात करी नागरिकता के विषय में। इससे पहले भी मैं नागरिकता पार्ट 1 आपको दे चुका हूं, आप उसको जाकर देखिए, प्रॉपर इसके नोट्स बनाइए। आगे चलकर इसी प्रकार से हम क्रमवार अध्ययन करते रहेंगे पॉलिटी का, और नेक्स्ट टॉपिक भी हम कवर करते रहेंगे। सारा का सारा मैटर जितना भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सबका सब मैं आपको देते हुए चलूंगा और बहुत भली भांति रूप से देते हुए चलूंगा। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे चैनल के साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। प्रॉपर देखिए करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी चल रही है, यहां पर आपकी पॉलिटी की क्लास चल रही है। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट हम आपको देते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक का बटन दबाना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और क्या करना है? आपको बेल नोटिफिकेशन दबा देना है ताकि हमारा वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार क्रमवार अध्ययन करते रहेंगे। तब तक के लिए